Hi everyone, कैसे हैं आप सब? I hope you all guys are safe at your home and welcome to Global Classes and today we are starting with the next chapter जो कि है फ्रिक्शन क्लास 8 के लिए। स्टार्ट करने से पहले यार देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। इस एंड तक हम लोग इस वीडियो के एंड तक हम लोग क्या क्या सीखेंगे। ओके, सो मेन टॉपिक जो है हमारा फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन जस्ट मींस पार्ट ऑफ फ्रिक्शन जो कि फ्लूइड में लगता है। ये दो टॉपिक को हम लोग को देखना है और फ्रिक्शन में हम लोग को ये सब टॉपिक है जैसे कि कॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्यों होता है, क्या क्या फैक्टर फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये दोनों देखेंगे। फिर एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि एक रियल लाइफ एग्जांपल में ये दोनों फ्रिक्शन जो है स्टैटिक एंड स्लाइडिंग है वो कैसे लगते हैं। फिर रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे। देन व्हील जो कि इन्वेंशन रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन है उसके बारे में भी जानेंगे। देन फ्रिक्शन जो है वो एक पॉजिटिव थिंग भी है और नेगेटिव थिंग भी है हमारे लिए। कहीं कहीं हमें हेल्प भी करता है, कहीं कहीं हमें डैमेज भी करता है। तो इस हिसाब से भी हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ वो हेल्प करता है, कहाँ कहाँ वो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। और फ्रिक्शन का इंक्रीज करने का बहुत सारे मेथड्स होते हैं या डिक्रीज करने का भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ये सब अलग अलग सिनारियो में हम लोग देखने वाले हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल में हम लोग कैसे इसे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं और कैसे हमें इसे पढ़ेंगे। ओके, एंड फ्लूइड फ्रिक्शन में एक लास्ट टॉपिक है जो कि हमने पढ़ना है। उसमें भी देखेंगे यार फ्लूइड फ्रिक्शन आखिर होता क्या है। और चलिए यार स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर यार हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, पिछले चैप्टर जो कि फोर्स एंड प्रेशर। अगर आपने नहीं देखा ये चैप्टर यार तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, नहीं इधर या उधर, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो और जरूर देखो, क्योंकि उसकी अगर वो नहीं देखोगे तो ये समझ में नहीं आएगा और मजा नहीं आएगा फ्रिक्शन में। ओके ओके, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था यार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे एक डेरिवेशन आया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वहां पे क्या होता है, स्पीड या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट का चेंज होता है ना। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो वहां पे स्पीड या डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा। और इसका अगर वाइस वर्सा सोचे तो ऐसा कह सकते हैं यार कि जब भी कोई स्पीड या डायरेक्शन ऑफ मोशन किसी ऑब्जेक्ट का चेंज हो रहा है तो वहां पे जरूर कोई फोर्स लग रहा होगा, ऐसा कुछ सोच सकते हैं। तो इसी एजम्पशन को हम लोग मान के चलेंगे, कुछ एग्जांपल को देखते हैं। ठीक है, जब हम साइकिल चलाते हैं तो पेडलिंग करते रहते हैं तब तक साइकिल चलता है, और जब जैसे ही हम पेडलिंग रोकते हैं वो कुछ दूर आगे जाके वो रुक जाता है, साइकिल मतलब अपने आप रुक जाता है ना। ये रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे हम कोई भी अलमीरा को हम फोर्स लगा के मतलब पुश करना चाहते हैं तो यार कुछ हद शुरुआत में वो मतलब हिलता भी नहीं है ना। वो हम ज्यादा फिर फोर्स लगाते हैं फिर जाके वो मोशन में आता है। तो वहां पे कोई एक ऐसा फोर्स था, मतलब कोई ऐसा कुछ, मतलब आपको फील होगा कि उधर से यार कोई हमें मतलब रजिस्ट कर रहा है, वहां पे हमें आगे नहीं जाने दे रहा है। वो फोर्स क्या है वो हम देखेंगे अभी। उसी तरीके से जो बॉल जो है, लेट्स से कि यहाँ पे बॉल है, ठीक है, वो बॉल यहाँ पे था, आप इसे पुश करो किए हो और ये थोड़ी दूर जाके अपने आप रुक जाता है। तो यहाँ पे यार हम लोगों ने तो फोर्स लगाया, स्पीड भी चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे अचानक से धीरे धीरे वो स्लो होते जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे फॉर श्योर कोई कोई दूसरा फोर्स है जो कि उसे रोक रहा है। यहाँ भी अगर हम इधर फोर्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे कोई फोर्स होगा, ऐसा कोई फोर्स होगा जो यहाँ पे हमें रजिस्ट कर रहा है, मतलब रोक रहा है आगे जाने की। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जब हम पेडलिंग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अगर अप्लाइड फोर्स मेरा इधर था, ठीक है, आगे बढ़ रहा है, बट कोई एक ऐसा फोर्स है जो कि मुझे रजिस्ट कर रहा है आगे जाने से, तो वो फोर्स, वही फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं हम लोग। फ्रिक्शन ये हो गया। ओके, यहाँ पे जैसे इसका जो टायर के बीच में जो है ना वो फ्रिक्शन लगता है, वो कैसे लगता है, कैसे उसका काम करता है वो सब हम देखेंगे। उसी तरीके से यहाँ एल्मीरा की बात की जाए तो यहाँ पे जो है ये ऐसे काम करता है। फिर यहीं पे इसका जो ये जो मतलब ग्राउंड के साथ जो टच हो रहा है यहाँ पे फ्रिक्शन लगता है, वहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है। इसी की वजह से अपने आप ही कोई भी ऑब्जेक्ट जो है थोड़ी दूर जाके वो अपने आप रुक जाता है। या हम लोग जब भी कुछ स्लाइड कर रहे हैं, जैसे अलमीरा को यहाँ पे स्लाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये रजिस्ट कर रहा है, कोई फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो रजिस्ट कर रहा है इसे आगे मूव होने के लिए। ओके, तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो फ्रिक्शन का अगर डेफिनेशन देखें, दैट्स द फोर्स व्हिच अपोजेस एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट दैट आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और सिंपली फ्रिक्शन मींस कि रिलेटिव मोशन मतलब यहाँ पे क्या कि एक दूसरे जैसे दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कभी जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में रिलेटिव मोशन करते रहेंगे, मींस इन कांटेक्ट होना चाहिए दो ऑब्जेक्ट, जब भी रिलेटिव मोशन मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो मूव कर रहा है, ठीक है, लाइक स्लाइडिंग वगैरह जैसे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। तो वहां पे जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है।
कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैं डेली लाइफ में कितनी भी चीजों को हम लोग छूते हैं, है ना, वहां पे कांटेक्ट होता है, दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और वो अपने आप वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होता है, जिसकी वजह से हम डेली लाइफ बहुत सारे काम जो है वो कर पाते हैं। वो कैसे कर पाते हैं वो भी आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं बढ़िया से, ठीक है। ओके, सो हम लोग कह सकते हैं कि whenever an object move over the surface of another object, there is a force acting between them, and the two forces in contact, we call this force as friction. Again वही सेम थिंग है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन लग रहा होता है। कैसे लग रहा होता है वो भी हम देखते हैं। लेट्स से कि हमें यहाँ पे ब्लॉक है, ठीक है, इधर से हम इसे मतलब ये ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है, अपने आप, मतलब इधर से कोई फोर्स लगाया, वो अपने आप स्लाइड होके वो मूव हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा है, वो आगे जाके धीरे धीरे रुक जाएगा, ठीक है। जब रुकता है, ऐसा इसलिए होता है, क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है यहाँ पे, इसका जो कांटेक्ट पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे ये मेरा जमीन है, ठीक है ना, और ये मेरा एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट हो गए, कांटेक्ट में भी है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एक रजिस्टिंग फोर्स है, हमेशा रजिस्ट करता है, मतलब आगे किसी भी रिलेटिव मोशन को कम करता है, ठीक है ना। तो उस तरीके से यहाँ पे आगे जाके ये रुक जाएगा। उसी तरीके से कोई भी हम जैसे बॉक्स है, इधर हम फोर्स लगा रहे होते हैं, बट फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि वो मतलब स्लाइड होने में हमें हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, उसे उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। उतना वो मेरे पास अगर फोर्स नहीं होगा जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाए, तो वो तो मूव ही नहीं होगा। लाइक हम अलमीरा जो पुश कर रहे थे पिछले एग्जांपल में, वहां पे क्या था कि अगर हम कम फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जितना लग रहा था नीचे उसके बेस में, उसको हम ओवरकम कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उसके वजह से क्या हो रहा है, मेरा वो मूवमेंट नहीं हो रहा है। उस जैसे ही वो ओवरकम कर पाएंगे हम, उस वही से ही मेरा मोशन स्टार्ट होने लगेगा। वो हम आज देखेंगे आगे, उसका भी एग्जांपल हम मजे से लेंगे। ओके, फ्रिक्शन जो अप्लाई होता है वो फ्लूइड्स में भी होता है। फ्लूइड्स मतलब क्या? वाटर मीन्स लिक्विड स्टेट में कोई चीज है, या गैसेज स्टेट में, इसे साइंस की दुनिया में इसे फ्लूइड्स कहते हैं। ओके, ओके, तो वाटर में या गैसेस में या सॉलिड में, सभी में फ्रिक्शन, अगर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो फ्रिक्शन लगते ही है, ठीक है। मींस इफ टू ऑब्जेक्ट आर इन कांटेक्ट, वहां पे फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, आखिर फ्रिक्शन लगता क्यों है, ठीक है। इसे यार एक एग्जांपल एक्टिविटी करते हैं। एक प्लास्टिक सीट है यहाँ पे, ठीक है, ये प्लास्टिक सीट है, इधर से हम लोग एक क्या किए, एक रोल है एक छोटा सा, वो रोल होते हुए इधर आया और यहाँ तक आया, ठीक है। अब वही हम क्या किया, अब जो प्लास्टिक सीट था उसे हम रिप्लेस कर दिए एक लेयर ऑफ सैंड, मतलब यहाँ पे पूरा सैंड भर दिए, ठीक है। अब जो हमारा जो पास जो ये आ गया, ये जो मेरा रोलिंग ऑब्जेक्ट है जो भी है, ये अब यहाँ पे ही रुक जा रहा है। मतलब ये इसका डिफरेंस देखो, जो कि है प्लास्टिक शीट में क्या हो रहा है, यहाँ तक आया, और क्या हुआ यहाँ पे, लेयर ऑफ सैंड जहाँ पे बिछा हुआ था वहां पे यहीं पे रह गया। ऑब्वियस बात है, नॉर्मल लाइफ में भी अगर ये हम एग्जाम्पल करते हैं, ये एक्टिविटी करते हैं, तो वो ऐसा ही कुछ रिजल्ट आता है। तो ऐसा हम लोग कुछ समझ सकते हैं कि जो कॉज ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो रफनेस ऑफ सर्फेसिस इन कांटेक्ट जो है उस पर डिपेंड करता है। मतलब यहाँ तक उस दोनों के लिए सेम था, मतलब ऑब्जेक्ट का जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो दोनों सेम थे, बट यहाँ पे जो है वो यहाँ लेयर ऑफ सैंड है, बालू है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्लास्टिक शीट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये थोड़ा स्मूथ होगा, होगा कि नहीं? प्लास्टिक से हमेशा स्मूथ होता है, और लेयर ऑफ सैंड बहुत ज्यादा रफनेस होता है उसमें, मतलब सैंड पार्टिकल्स पूरा भरे होते हैं, तो वहां पे रफनेस होता है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो कि फ्रिक्शन जो काम करता है वो रफनेस ऑफ सर्फेसिस इन कांटेक्ट, जो भी रफनेस है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसा कुछ समझ सकते हैं। ओके, अब देखो, अगर ये भी एक बात है कि इवन द स्मूथेस्ट सरफेस आल्सो हैव रफनेस। अगर ऐसा दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जो कि कंप्लीटली फ्रिक्शन लेस हो, मतलब 100% फ्रिक्शन लेस कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इवन द प्लास्टिक शीट भी है, वो भी ये जो मेरा ऑब्जेक्ट था, ये रोल करते हुए यहाँ तक रुक गया, ठीक है। ये भी यहाँ पे रुक गया, ऐसा मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन काम किया था, बट यहाँ पे उतना नहीं काम किया एज कंपेयर टू लेयर ऑफ सैंड, ठीक है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ हम कह सकते हैं कि रफनेस ऑफ सरफेस ऑफ इन कांटेक्ट, अगेन वही चीज है। ओके, अच्छा, ये बात है कि स्मूथ जो सरफेसेस होते हैं, ये से प्लास्टिक शीट बहुत स्मूथ था, ठीक है, वो हमारे खुले आंख से नहीं दिखेंगे कि वहां पे बहुत ज्यादा रफनेस है, बट सैंड में दिख रहा था। सॉरी। तो प्लास्टिक शीट में अगर बात करी जाए तो वहां पे स्मूथ दिख रहा है, बट
अगर माइक्रो लेवल पे जूम करके हम देखते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे भी इरेगुलर रफनेस होती है, ठीक है, इरेगुलरिटीज होती है, ठीक है, बम्प्स और डिप्रेशन जिसे कहते हैं, ओके, वो होती है। इसकी वजह से वहां पे ये जो रोलिंग ऑब्जेक्ट है मेरा यहीं पे रुक गया। अगर ये 100% फ्रिक्शनलेस होता तो ये कभी रुकता ही नहीं, ये मतलब इन्फिनेटली चलते ही जाता। बट ऐसा कोई ऑब्जेक्ट वैसे रियल लाइफ में होता नहीं है, इसलिए वो हर जगह कहीं भी रुक जाता है। अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये बॉक्स है, इसे हम इधर की तरफ फोर्स किए हैं तो यहाँ पे ये डायरेक्शन ऑफ मोशन हो रहा है, या अटेम्प्टेड मोशन है, मीन्स हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है, अगर माइक्रो पार्टिकल पे अगर एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो ये देखो, ये वाला जो पार्ट है यहाँ का, जो अगर हम जूम करके देखें तो उसका जो माइक्रो लेवल पे जूम करके अगर देखते हैं कहीं ऐसा करके, तो वहां पे ऐसा कुछ पिक्चर अंदर में होता है, मतलब उसका जो एक दूसरे का रफनेस जो होता है वो इन कांटेक्ट मतलब इंटरलॉक्ड होता है, ठीक है, जिसके वजह से फ्रिक्शन जो है वो काम करता है, फ्रिक्शन उसकी वजह से वो काम करता है, ठीक है, ओके। उसी तरीके से जैसे इस बॉक्स को हम पुश कर रहे हैं तो यहाँ पे जो इंटरलॉक सरफेस जो इस यहाँ पे होता है, ये एक दूसरे से जो इंटरलॉक, मतलब ये माइक्रो लेवल पे ये काम हो रहा है, आपको सीधा नहीं दिखेगा बट माइक्रो लेवल पे ऐसा कांटेक्ट होता है जिसकी वजह से मेरा जो फ्रिक्शन होता है वो उसका रफनेस ऑफ सरफेसेस पे डिपेंडेंट होता है। फ्रिक्शन इसी की वजह से होता है क्योंकि वहां पे रफनेस है, एक दूसरे के जो माइक्रो लेवल पे पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से इंटरलॉक्ड हो चुके हैं, जिसकी वजह से मूव करने में हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत है इसको ओवरकम करने के लिए। समझ पा रहे हो? ओके, अब देखते हैं कोई ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे फ्रिक्शन डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो सिंपल से एग्जांपल अगर समझे, यहाँ पे वही एग्जांपल है। तो ये जो मेरा बॉक्स है, ये जो मेरा बॉक्स है और ये मेरा सरफेस है। अब ये जो इंटरलॉक सरफेस है, इंटरलॉक जो पोर्शन है, ये किस पे डिपेंड होगा? अगर अगर फ्रिक्शन की बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं, इसका इस बॉक्स का जितना ज्यादा वेट होगा, जितना ज्यादा वेट होगा ये उतना दबेगा ही, ठीक है, जितना ज्यादा वेट होगा उतना ये नीचे दबेगा। समझ पा रहे हो? जितना ज्यादा वेट होगा ये इतना ज्यादा इंटरलॉक जो मेरा होगा और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा इंटरलॉक जो पोर्शन है, ये पूरे पोर्शन जहां जहां कंटेक्ट हो रहा है, ये सारे पोर्शन में जो इंटरलॉक्ड वाले पोर्शन है वो ज्यादा और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड किस पे पड़ता है, एक नेचर ऑफ टू सर्फेसेस इन कांटेक्ट। अगेन वही चीज है जैसे प्लास्टिक और सैंड वाले एग्जांपल लिया था, नेचर क्या होगा, मतलब दो सरफेसेस के नेचर कैसे हैं इस पे डिपेंड करता है। और दूसरा, फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेसेस टुगेदर, मतलब ये जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है इसका जो वेट है इस पे डिपेंडेंट होगा। फोर्स मतलब इसलिए क्योंकि यहाँ वेट जो है एक तरह का फोर्स ही कहते हैं, वेट इज अ फोर्स। अगर आप पढ़े होगे तो फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर, तो उसमें भी फोर्स जो है वो एक वेट जो है एक फोर्स होता है, ठीक है। उसका जो एम जी करके जैसे जैसे हम मास इंटू ग्रेविटेशन निकालता है ऐसे करके आगे क्लास में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो ये जो दो चीजें हम लोग समझे, नेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट टू सरफेसेस इन कांटेक्ट एंड फोर्स प्रेशर, सॉरी फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेसेस टुगेदर, ओके। ओके, अब आते हैं स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन में यार। तो हम लोगों ने अभी ये सीखा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स exerted by a surface when an object moves across it or makes an effort to move across it। मतलब कि एक दो कंडीशन हो सकते हैं, एक तो यहाँ पे जो सरफेसेस हैं, जो ऑब्जेक्ट है वो मूव हो रहे हैं, फोर्स हम लगा रहे हैं पीछे से और वो मूव हो रहा है, ठीक है, और मेक्स एन एफर्ट टू मूव अक्रॉस इट। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि हम फोर्स तो लगा रहे हैं बट दोनों मूव नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। लाइक अल्मीरा वाला जो एग्जांपल था उसमें हम जैसे अल्मीरा को पुश कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं बट वो मूव नहीं हो रहा है, ठीक है, एक कंडीशन तो ये। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि फोर्स लगा रहे हैं और ये फोर्स इतना है कि वो फ्रिक्शन को ओवरकम करके मूव हो रहा है, अब जो है अल्मीरा जो है वो मोशन में आ चुका है। तो जो दो कंडीशन यहाँ पे हम लोगों ने देखा, इससे हमने इसीलिए हमें दो टाइप के फ्रिक्शन पढ़ने हैं, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन दोनों अलग अलग चीज है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब मेरा मूव हम फोर्स लगा रहे हैं और मूव नहीं हो रहा है उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है, और जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और मूव हो रहा है तब हम लोग को स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करता है, ठीक है। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन पहले देखते हैं यार थोड़ा डिटेल में कि ऐसा होता क्या है एक्चुअली। ओके, तो यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है, इसे हम इधर फोर्स लगा रहे हैं एफ फोर्स, ठीक है, एफ है इसका क्वांटिटी मींस मैग्नीट्यूड एफ है, और यह बॉक्स जो है वो हिल नहीं रहा है, मतलब फोर्स नहीं, मोशन में नहीं आ रहा है, मतलब रेस्ट पे ही है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हम लोग फोर्स और प्रेशर चैप्टर में क्या पढ़े थे कि जब भी अनबैलेंस फोर्स होता है
जब भी अनबैलेंस फोर्स होता है किसी ऑब्जेक्ट पे तभी उसमें मोशन होता है, तभी उसमें मूवमेंट आती है। और जब बैलेंस फोर्स होता है तब वो रेस्ट पे होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फोर्स F लगा रहे हैं इस बॉडी पे, बट ये मूव नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब कि यहाँ पे उधर से भी कोई फोर्स लगा रहा होगा, उधर से भी कोई फोर्स ऐसा होगा जो इसको इक्वेट कर रहा है और इसको मतलब एक दूसरे को कंप्लीट कर रहा है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जीरो बना रहा है, मतलब बैलेंस फोर्स कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं वहीं पे इधर से जो फोर्स लगता है वो फ्रिक्शन के माध्यम से लगता है, फ्रिक्शन ही लगाता है, तब जाके ये बैलेंस फोर्स बन जाता है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि एक और कंडीशन में दोगुना फोर्स कर दिए, 2F फोर्स अब कर रहे हैं, ठीक है। 2F कर दिए तो अभी भी ये हिल नहीं रहा है, अभी भी ये मोशन में नहीं आ रहा। तो इसको हम अगेन हम ये कह सकते हैं कि इधर से जो फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है वो अब 2F है, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट पे है, ये मूव नहीं कर रहा है। और मूव तभी नहीं होता है जब बैलेंस फोर्स होते हैं। बैलेंस फोर्स होते हैं मतलब इधर भी कोई 2F लगाने वाला होगा और इधर से तो हम लगा रहे हैं, ठीक है, इसलिए मूव नहीं हो रहा है। अब तीसरा कंडीशन ये है कि हम 3F लगा दिए, ठीक है, 3 गुना ताकत से अब लगा रहे हैं। अब ये मूव होना स्टार्ट हो गया, अब ये बॉक्स मूव होना स्टार्ट हो गया, बट फ्रिक्शन की तरफ से जो है वो 2.99 ही फोर्स लगे हैं। मतलब जो फ्रिक्शन का कैपेबिलिटी है, जो मैक्सिमम जो इसका आउटपुट है वो जो कि इस पे लग सकता है वो 2.99 है। और 2.99 से जैसे ही वो ज्यादा होगा, हमारा जो फोर्स हम जो अप्लाई कर रहे हैं, जो जैसे ही हम 2.99 को ओवरकम करेंगे वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब 2.99 तक जितने भी फोर्सेस लगे फ्रिक्शन के, वो स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया, ठीक है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। तो उसको हम कह सकते हैं कि इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है। अब अप टू सम लिमिट ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि F जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो इधर से भी F लग रहा है, इधर 2F लगा रहे हैं तो इधर से भी 2F लग रहा है, मतलब इधर भी 2F लग रहा है, इधर 3F लगा है, बट यहाँ पे 2.99 ही लग पाया। और जो 0.1 F जो बचा वो ही कारण बचा जिसकी वजह से ये मोशन में आ गया, ये मोशन में आ गया, मतलब ये मूवमेंट होने लगी, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन द बॉडी जस्ट स्लाइडिंग ओवर द हॉरिजॉन्टल, मतलब जस्ट स्टार्ट ही होता है उस समय जो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन का निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे है 2.99 इस एग्जांपल में, कि मैं 2.99 को जैसे ही ओवरकम करा हम लोग फोर्स पीछे से लगा रहे हैं 3F का टाइप 3F, तो जैसे ही हम लोग को 2 से 3F से तक पहुंचे, 3F पहुंचने वाले थे, तभी हम लोग 2.99 को क्रॉस कर गए तो वहां पे जो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका जो वैलिडिटी है वो खत्म हो गया। अब जो 0.1 बचा उसकी वजह से मूवमेंट होने लगी है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने यह जाना कि जब मैक्सिमम वैल्यू जो हम स्टैटिक फ्रिक्शन का निकाल सकते हैं वो तभी आएगा जब व्हेन द बॉडी जस्ट स्लाइडिंग ओवर द हॉरिजॉन्टल, जब भी स्टार्ट होने लगेगा स्लाइड होना, मूवमेंट स्टार्ट होने ही वाला होगा, उस समय स्टार्टिंग फ्रिक्शन हमारा काम कर रहा होगा जो कि मैक्सिमम होगा, जहाँ पे जैसे 2.99 था। एंड इट इज कॉल्ड द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसी कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन जो मैक्सिमम होंगे, जब भी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात आएगी तब वो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा या लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगा, ठीक है। मतलब मैक्सिमम उसके कितने स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हद तक जा सकता है किसी बॉडी को रोकने तक, उसके बाद जो है वो काम करना बंद कर जाएगा और जितने भी जो इंटरलॉकिंग पार्टिकल्स थे वो अब स्लाइड करना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो हम लोग ये फाइनल डेफिनेशन ये स्टैटिक फ्रिक्शन का रखते हैं कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट बिटवीन विच देयर इज नो रिलेशन मोशन, जहां पे रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, रेस्ट पे है दोनों, यहाँ भी रेस्ट पे है, यहाँ पे जस्ट स्टार्ट होने लगा है, पर जो मैक्सिमम जब तक 2.99 तक मेरा फोर्स था तब तक ये रेस्ट पे ही था, ठीक है। तो उस समय तक स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा होता है, इसलिए इसका डिफिनेशन यही होगा, ठीक है। ओके, अब आती है बात स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, इसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट व्हेन वन ऑफ देम स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ द अदर एज द फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन देम इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मींस ये है कि जब हम मेरा जो फोर्स है वो अब स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाया, ओवरकम जब किया तो अब मूवमेंट होने लगी। अब मूवमेंट जो होने लगी,
अब जो फ्रिक्शन उस पे काम कर रहा है, अब ऐसा तो नहीं है कि अब हम पहली बार एक धक्का दे दिया अब वो चलते ही जा रहा है, उसको कंटिन्यूसली फोर्स देना होगा ना। तो अब जो मेरा फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम कर रहा होगा उसका नाम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। वही एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3F जो लगाया हमने, अब जो मेरा फ्रिक्शन काम कर रहा होगा वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है और 2.99 से वो कम होगा। ऐसा क्यों होगा वो हम आगे देखते हैं। वो हमेशा 2.99 से जो उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन नाम आ गया ये, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन इसे भी कहते हैं। और जब भी मूवमेंट जब हो रहा है, जब रिलेटिव मोशन में होगा, तब जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सेम टू सरफेसेस। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा जो है स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा किसी दो सरफेसेस के लिए, ठीक है। ऐसा क्यों हम लोग अभी जानते हैं। देखो सिंपल एक्सप्लेनेशन यह है कि देखो कब जब वंस द मोशन स्टार्ट्स, ठीक है, जब जैसे ही मोशन स्टार्ट होने हो जाता है, जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो था, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम, उसके बाद से जैसे ही मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट स्टार्ट होने लगता है, तभी जो कांटेक्ट पॉइंट्स थे माइक्रो लेवल पे, जो कांटेक्ट पॉइंट्स थे on one surfaces do not get enough time to log into the contact of other, means उसे इतना टाइम ही नहीं मिलता, वो दूसरे के कांटेक्ट में दूसरे ये जो पॉइंट जो था, ये अब जब स्लाइड हो रहा है तो एक दूसरे को मतलब कांटेक्ट होने में, मतलब इंटरलॉक होने में टाइम ही नहीं उसे मिलता है। इसलिए वहां पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा, उसके बाद हमें इजी हो जाता है स्लाइड करना। वही एग्जांपल यहाँ से अब समझते हैं। जैसे देखो यार, यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे हमने 3-4 पत्थर डाले हुए हैं, तो फिर भी मतलब 2 पत्थर डाले ना तब तक ये मूवमेंट नहीं हो रहा था, तीसरा डाला तब जैसे वो मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। 3 पत्थर हम लोगों ने डाले यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे हम लोग 3 पत्थर डाले, तब जाके ये अब स्लाइड होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही स्लाइड होना स्टार्ट हुआ, हम एक पत्थर निकाल लेते हैं, एक पत्थर हम लोग ने निकाल लिया, फिर भी अब स्लाइड हो रहा है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये हम एक्टिविटी से जानते हैं कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो अब कम हो गया है। जो फ्रिक्शन जो लग रहा था, अब क्योंकि स्लाइड हो रहा है वो अब कम हो गया है, क्योंकि इंटरलॉक होने का जो माइक्रो लेवल पे जितने भी पार्टिकल्स एक दूसरे के सरफेस के थे, वो उसे टाइम ही नहीं मिल रहा है इंटरलॉक होने के लिए, इसीलिए वो फ्रिक्शन जो है वो कम लग रहा है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं दस इट इज इजियर टू कीप ऑन मूविंग एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज ऑलरेडी इन मोशन देन टू स्टार्ट इट फ्रॉम रेस्ट। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव हो रहा है नॉर्मल रियल लाइफ में भी हम लोग ये देखते हैं, जैसे गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं, साइकिल जब चलाना स्टार्ट करते हो, शुरू शुरू में ज्यादा पावर लगता है ना, और जब चला रहे होते हो तब धीरे धीरे मतलब हल्का हल्का आप पैडल देते रहोगे, मतलब वो चलता रहेगा, ठीक है। बट स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत ज्यादा हमको फोर्स देना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा होता है, और धीरे धीरे वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब भी कन्वर्ट होता है जब, तो वो हमारा इजी हो जाता है कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को मूविंग ही रखना, मतलब उसे मोशन में ही रखना इजी हो जाता है, ओके। एंड इवेंचुअली स्टैटिक फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अगेन हम लोग ने ये बात करी है, ठीक है।